कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। जुबली हिल्स वालों, मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं, आपसे मुखातिब हूं। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है पीछे तक मेरे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं और तमाम ऐसे घर भी हैं जहां मेरी माओ बहनों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं चाहता हूं अगले 20 मिनट का वक्त है और उस 20 मिनट में मुझे संजीदगी से सुने। मैं सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आपसे कुछ संजीदा गुफ्तगू करने आया हूं। मेरी नई नस्लों, आने वाली 30 नवंबर को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है। इधर तो कुछ साथी खड़े हैं, उनसे गुजारिश है ऐसे चुप हो जाएं जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। अभी थोड़ी देर खामोशी के साथ सुने मुझे। बहुत जिंदा दिल लोग हैं आप, मैं आपकी जिंदा दिली को सलाम करता हूं। ये खास तौर से जो नई नस्ल यहाँ खड़ी है, यही हिंदुस्तान का और तेलंगाना का मुस्तकबिल तय करेगी। मैं इस नई नस्ल को सलाम करता हूं। आने वाली 30 नवंबर को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है। जुबली हिल्स वालों, ये इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन नहीं है। अगर ये सोचते हो कि 30 नवंबर को अपने घर से निकलोगे और ईवीएम की कतारों में लगोगे और एक एमएलए चुनोगे तो गलतफहमी के शिकार हो। दरअसल ये इलेक्शन जो है वो सिर्फ तेलंगाना के असेंबली का इलेक्शन नहीं है, ये आने वाली 2024 का सेमीफाइनल है। ये इलेक्शन तय करेगा कि आने वाले 2024 में दिल्ली की गद्दी पर गांधी को मानने वाले बैठेंगे या नाथूराम गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। बहुत संजीदगी से सुनना मेरी बातें मेरे भाइयों। मैं आपका हमउम्र हूं, आप जैसा हूं, आपके बीच में खड़ा हूं। ये बातें मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि मैं इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठता हूं। मैंने देखा है वहां साजिशें कितनी बड़ी हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 2024 के बाद इस मुल्क में इलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी कोई सही राय जाहिर नहीं कर सकता। हुकूमत के इरादे बहुत अच्छे नहीं है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं जुबली हिल्स वालों कि आपको एक शानदार जानदार कैंडिडेट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। एक ऐसा इंसान आपको कैंडिडेट बना के दिया है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारी आपकी जब पैदाइश भी नहीं रही हुई होगी शायद, उस दौर में भी जब टीवी चैनलों पे हैदराबाद का नाम आता था तो अजरुद्दीन के नाम के साथ आता था। न जाने कितने मौके अजरुद्दीन साहब ने हमको आपको फराहम किए हैं कि जब टीवी चैनलों पे हमने आपको उनको कप्तानी करते देखा तो हमें ऐसा लगा कि अजरुद्दीन वहां ग्राउंड पे नहीं खड़े हैं, हम खड़े हैं। हमारा नुमाइंदा वहां पर 50, 60, 70 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हुए वहां पे खड़ा है। अजरुद्दीन साहब कितने अच्छे बल्लेबाज हैं ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन कितने अच्छे फील्डर हैं ये बात तो आपको पता ही है ना। मेरा मानना है कि जितने अच्छे बल्लेबाज हैं उससे 100 गुना बेहतर फील्डर हैं। और अब बीआरएस को पता है कि अजरुद्दीन बहुत अच्छे फील्डर हैं, इसलिए उनकी फील्डिंग लगाने की कोशिश की गई है। वो जानते हैं कि अजरुद्दीन साहब जीतेंगे तो सिर्फ एमएलए नहीं रह जाएंगे, तेलंगाना की हुकूमत में बड़े मजबूत पोर्टफोलियो के साथ कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, ये बात वो जानते हैं। और जुबली हिल्स वालों, किसी झांसे में मत रहना। मैं खम्मम से लेके, वारंगल से लेके, करीमनगर से लेकर के, कामारेड्डी से लेकर के, तांडूर से लेकर के पूरे तेलंगाना में कैंपेन करता हुआ, घूमता हुआ आज यहां पहुंचा हूं। एक तरफ से कांग्रेस की हुकूमत बन रही है, कोई ताकत कांग्रेस की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। इस भीड़
में तमाम ऐसे मेरे नौजवान साथी खड़े हैं जिन्होंने अब तक फैसला नहीं किया होगा कि हमें करना क्या है आने वाली 30 नवंबर को। मैं उनसे भी मुखातिब हूं, मैं उनसे भी चाहता हूं कि मुझे सुने और उसके बाद सोचें कि जो इमरान कह रहे थे वो सही कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। यहां जो मेरे तमाम बुजुर्ग साथी खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, मेरे भाई, पिछले 2 बार 10 साल आपने बीआरएस की सरकार बनाई, जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, लेकिन नाम बदलने का शौक सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को नहीं है, केसीआर बाबू को भी है। इसलिए उन्होंने टीआरएस का नाम बदल के बीआरएस किया। बीआरएस का फुल फॉर्म पता है? भाजपा रिश्तेदार समिति। भाजपा रिश्तेदार समिति। ये बात मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि केसीआर मेरे पास आए थे अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवाने के लिए। ये कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। और मैंने पार्लियामेंट में बैठ के देखा है कि चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, कोई भी बिल हो, जब भी भाजपा को जरूरत पड़ती है बीआरएस या तो उनके सपोर्ट में वोट करती है या फिर वॉकआउट कर जाती है। वॉकआउट का मतलब भी सपोर्ट करना ही होता है। बीआरएस, ये बात आप कह रहे हो, मैं मान लेता हूं। अब आप देखिए, कुछ मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बहुत सारे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है जिस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता। वो हमारे 11 खिलाड़ी 11 मैच लगातार जीतते रहे। आखिरी मैच में पता नहीं क्या हुआ, कौन पहुंच गया, क्या? अच्छा, आप कह रहे तो सही कह रहे होंगे, बस मैं उसे दोहरा नहीं सकता। उसी तरह से मामू की बात है। मामू ने पिछले 10 साल में पूरे तेलंगाना को मामू बनाया है। कभी सोचा आपने? आपसे कहा 12% रिजर्वेशन देंगे, उधर नरेंद्र मोदी ने कहा 15 लाख देंगे, वो भी जुमला था और ये 12% भी जुमला ही है। मैं तो देख रहा था किसी इलेक्शन कैंपेन का कोई प्रोग्राम था, केसीआर माइक पर खड़े हैं, सामने आप जैसा कोई जज्बाती लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा बताओ मेरे 12% का क्या हुआ? तो क्या मगरूरियत की बात की उस इंसान ने? कहा बैठ जाओ, तुम्हारे बाप को बताएंगे। ये जबान, आपके वोटों की ताकत से चीफ मिनिस्टर बनने वाले ये जबान इस्तेमाल करेंगे और जुबली हिल्स खामोश रहेगा। बीआरएस के एक नेता है भोले भंडारी टाइप के, वो कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद कोई इंसाफ पसंद नेता हुआ तो केसीआर हुए। ये जबान, कहां हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और कहां ये मगरूरियत की बात। केटीआर कहते हैं कि हम अल्लाह से लड़ जाएंगे, इतना गुरूर नहीं ना, आज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा। बीआरएस जानती है कि अकेले दम पर अजरुद्दीन साहब को नहीं हरा सकती। इसीलिए जानते हैं क्या किया गया है? एक साजिश की गई है कि आपके वोट तकसीम कैसे हो सके, बंट कैसे सके। इस साजिश के तहत कोशिश किया गया है कि वोटों का बंटवारा हो सके। लेकिन जुबली हिल्स वालों, बड़ी संजीदगी से मेरी बात सुनना। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अजरुद्दीन साहब, इस पर कोई तो राय नहीं कि निहायत ही शरीफ आदमी। मैं इस बात की जमानत लेता हूं, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मैंने आज तक सियासत में अजरुद्दीन साहब से शरीफ आदमी नहीं देखा है। लेकिन एक बात सोचना कि अजरुद्दीन साहब जैसा शरीफ आदमी भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, उनको भी हराने के लिए साजिशें की जा रही हैं। एक मुसलमान नेता भी खड़े नहीं होने देना चाहते आप, उसके खिलाफ भी बंटवारा करने के लिए कैंडिडेट डाल देंगे। वो बेचारे फराज साहब शरीफ आदमी है, वो भी शरीफ आदमी है, मैं जानता हूं। उनके भी 2-4 करोड़ खर्च करवा दिए, अपनी सियासत बनाने के चक्कर में बेचारे अपने आदमी की बलि ले रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पिछले 5-6 दिनों में
इलेक्शन बदल चुका है, इलेक्शन बदल चुका है, हवा का रुख बदल रहा है। हवा के बदलते हुए रुख को पहचानिए, हवा के बदलते हुए रुख को पहचानिए। चराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें पता ही नहीं रुख बदल रही है हवा। हवा बदल रही है सूबे की। मैं बताता हूं इस हवा बदलती हुई हवा को जानते हैं सबसे पहले कौन पहचानता है? पुलिस के लोग पहचानते हैं, सूंघ लेते हैं वो बदलती हुई हवा के रुख को। ब्यूरोक्रेसी पहचानती है, ऑफिसर्स पहचानते हैं। मैं एक दिन बेगमपेट एयरपोर्ट पे उतरा खम्मम से कैंपेन करके, मेरा हेलीकॉप्टर लैंड किया, उधर से रेवंत अन्ना का हेलीकॉप्टर लैंड किया। हम दोनों लोग साथ में निकल रहे थे। आप यकीन जानो जुबली हिल्स वालों के सामने खड़े हुए अधिकारी जिस अंदाज में सैल्यूट कर रहे थे, वो बता रहा था कि तेलंगाना की हवा बदल चुकी है। केसीआर की सभाओं में लाए हुए लोग हैं, कांग्रेस की सभाओं में आए हुए लोग हैं, बहुत फर्क है। हवा बदल चुकी है, इसलिए मैं आपके बीच में दामन फैला करके खड़ा हूं अजरुद्दीन साहब के लिए कि हम सब ने इनके टिकट के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है, ये इस बात को जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एतमाद जताया और ये सोचा कि अजरुद्दीन जैसा एक नेक शरीफ आदमी आपके बीच में आपका नुमाइंदा बनके जब असेंबली में पहुंचेगा तो हम उसे वापस पलटा करके आपके बीच में एक ताकतवर मिनिस्टर बना करके वापस भेजेंगे, तो इस इलाके की खिदमत हो सकेगी। 10 साल में आपके एमएलए ने क्या दिया? मैं तो सड़कों से आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सड़कें हैं गड्ढे में या गड्ढे में सड़कें या सड़क में गड्ढा, फैसला ही नहीं कर पा रहा। आप जुबली हिल्स की सड़कों पे सफर करिए तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं। इतनी खराब सड़कें मेरे भाई, 10 साल में आपको झूठे जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। मेरा मानना है कि इस देश में नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने के मामले में कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ केसीआर दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। दोनों बला के झूठे हैं, मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं, बला के झूठे हैं दोनों। आखिर आते आते आपकी चौखट पे आ गए हैं ना, केटीआर फिर रहे हैं आपकी गलियों में, मस्जिदों के बाहर बाहर फिर रहे हैं। आखिर तक केसीआर साहब हो सकता है रुमाल निकाल के रोने भी लगे। वो पिछले दिनों मोदी जी भी एक सभा में ऐसे ही रुमाल निकाल के अपने आंसू पोंछने लगे। तो मुझसे एक पत्रकार ने कहा, इमरान साहब आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई वो किसी का शेर है कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये झूठे लोग हैं, इन्होंने आपसे वादा किया कि आपको डबल बेडरूम मिलेगा। मैं पूरे सूबे में जा रहा हूं, हमारी बहनों को, माओं को डबल बेडरूम तो नहीं मिला, लेकिन केसीआर का बंगला बन गया, केटीआर का महल बन गया, कविता का महल बन गया। लेकिन आपको डबल बेडरूम मिला क्या? मिला क्या? मिला क्या? नहीं मिला ना। शादी मुबारक स्कीम की बात की, शादी मुबारक स्कीम की बात की और ये बताया कि गरीब बच्चियों की शादी के लिए पैसा मिलेगा। बच्चियों को तो नहीं मिला, बिचौलियों को जरूर मिल गया जो बीच में खाने वाले थे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम गरीब बच्चियों की शादियों के लिए 1,60,000 रुपया देंगे। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का प्रोग्राम हुआ, अजहर भाई भी वहां पहुंचे थे। हमने ऐलान किया कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम 4,000 करोड़ रुपए का अक़लियतों के लिए अलग से बजट रखेंगे। हमने ऐलान किया कि वो लोग जो छोटे छोटे रोजगार करना चाहते हैं और उनकी आधी से ज्यादा कमाई सूद में चली जाती है, हुकूमत उनके लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाएगी और उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन बिना इंटरेस्ट के, कम इंटरेस्ट पे मुहैया कराएगी। और मेरी नई नस्लों, कांग्रेस ने ऐलान किया कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन
पीएचडी एमफिल की पढ़ाई के लिए अलग से स्कॉलरशिप दी जाएगी आपको। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे नई नस्लों में बड़ा जोश है, बड़ा जज्बा है, और अजरुद्दीन साहब से आप बहुत मोहब्बत भी करते हैं। मुझे तो ये बात अच्छी लगी जब मैं यहाँ पे आया कि यहाँ पर अजरुद्दीन साहब की हिमायत में उपेंद्र रेड्डी बैठे हुए हैं, सीएम रेड्डी बैठे हुए हैं, प्रीति जी बैठी हुई हैं, भवानी शंकर बैठे हुए हैं, नवीन यादव साहब आ गए इनकी हिमायत में। अब नजरें जुबली हिल्स वालों आप पर हैं। यहाँ बैठे हुए किरण पहलवान साहब, मोइन भाई, अफरोज भाई, फिरोज भाई, निजामुद्दीन साहब, हमारे ग्रेटर हैदराबाद के चेयरमैन अरशद शेख साहब, कबीर साहब, सत्यनारायण जी, ये सारे लोग। मैं एक बात आपसे कहता हूं मेरे भाई, मैंने कहा ना कि मैंने अजरुद्दीन साहब से शरीफ आदमी सियासत में नहीं देखा, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि अजरुद्दीन के इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए, इनके वोटों को काटने के लिए जो साजिश रची जा रही है, वो साजिश आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है या नहीं आ रही है? गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया जाता, लेकिन अजरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट दिया जाता है। कभी सोचा आपने? कभी सोचा आपने इस साजिश को? मैं यहां आकर के बैठा तो मैंने देखा कि आसपास जब आज प्रोग्राम होना है तो एक मतलब ये लाके लगा दिया गया। इतना भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। वो किसी का शेर है कि किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। मेरे भाई, राजा सिंह बर्दाश्त हो जा रहा है, अजरुद्दीन बर्दाश्त नहीं हो रहे। मुझसे किसी ने एक दिन पूछा, मैं तो सलाम करूंगा, यहाँ पे ख्वाजा बिलाल बैठा हुआ है, हमारा भाई है, मैं सलाम करूंगा उसको कि उसने सियासत को, कयादत को, सब कुछ ये कहते हुए ठुकरा दिया कि नहीं, अगर राजा सिंह से आप रिश्ता रखेंगे तो हम ऐसी सियासत के साथ नहीं खड़े। मैं बिलाल से चाहूंगा कि बिलाल आप एक मिनट के लिए आगे आओ। मैं इस नौजवान को सलाम करूंगा। हमारे इस नौजवान साथी ने ठुकरा दिया और ये कह दिया कि अगर राजा सिंह को हराने की कोई कोशिश आप नहीं करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए बिलाल के लिए। बिलाल ने ठुकरा दिया और ये कह दिया कि अगर अजरुद्दीन को हराने के लिए आप कैंडिडेट देंगे और राजा सिंह को वॉकओवर देंगे तो ये नहीं चलेगा। बिलाल मुझसे परसों पूछ रहे थे, बड़े मजे के आदमी, इन्होंने कहा आपको क्या लगता है एमआईएम के कितने विधायक हैं? मैंने कहा 7, बोले नहीं 8। मैंने कहा भाई ये 8वां कौन है? बोले राजा सिंह। समझदार आदमी। मैं भी एक मिनट के लिए चौंक गया। मैंने कहा आप तो बात तो सही कह रहे हो भाई। और इधर केसीआर, आपको लगता है कि केसीआर आपके अपने हैं? कितनी गलतफहमी का शिकार है। ये जो केसीआर हैं ये मोदी जी के यार हैं। ये जो केसीआर हैं ये मोदी जी के यार हैं। यहां जिम्मेदारी से खड़ा होकर के ठोक के ये बात कह रहा हूं मेरे भाई कि कब जाकर के नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इनका सारा सेकुलरिज्म सिर्फ इसी असेंबली के इलेक्शन तक है। जुबली हिल्स वालों, आखिर में वक्त बहुत कम है, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अजरुद्दीन सिर्फ आपके अपने नहीं है, अजरुद्दीन पूरे मुल्क के हैं। अजरुद्दीन पर पूरा हिंदुस्तान नाज करता है। अजरुद्दीन हम सबका वकार है। अब इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है। परों की अब के नहीं, हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत। ये चराग कई आंधियों पे भारी है। मैं आपके सामने अजहर भाई के लिए दामन फैलाने आया हूं, और जिन्हें ये लगता है कि वो बहुत बड़े सियासतदान हैं, और अजहरुद्दीन तो बिल्कुल मतलब सियासतदान है ही नहीं, उन्हें बता दीजिए कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है।
ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। अरे भाई, हमें पता है आप क्यों परेशान हैं। हम जानते हैं कि आपके जहन में ये बात है कि आप जानते हैं अगर अजरुद्दीन चुनाव जीतते हैं तो तेलंगाना में सरकार बन रही है तो सिर्फ एमएलए नहीं रह जाएंगे। वो राशिद फराज के लिए आपसे कहने आ रहे हैं कि इसे एमएलए बनाइए। हम आपसे कहने आए हैं कि मिनिस्टर बनाइए यार, सरकार बनाइए। एमएलए तक बात नहीं है, सरकार बनने जा रही है। दुनिया का कोई सर्वे उठा करके देख लो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, चारों सूबों में क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और आखिर में बस एक बात आपसे कहना है मुझे, जुबली हिल्स वालों, कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। ये हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। तो याद करो वो दिन, 6 सितंबर 2022 का वो दिन, जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़ा हुआ एक शख्स एक नारा लगा रहा था कि मुझे इस मुल्क से नफरत कम करनी है, मुझे भारत को जोड़ना है, नफरत को छोड़ना है। उसका नारा था कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और वो कितने किलोमीटर चला? पैदल 4000 किलोमीटर। उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। जब यात्रा केरल पहुंची तो मुझसे एक पत्रकार साथी ने कहा कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैंने कहा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी इस मुल्क में नफरत कम करने की कोशिशों के लिए पूरे मुल्क में 4000 किलोमीटर चलता रहा। मेरे भाई, आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। मैं वो मजदूरी मांगने आया हूं अजरुद्दीन साहब के लिए। हम लड़ रहे हैं जमीन पर, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ रहे हैं हम लोग। आप अजरुद्दीन साहब को भेजिए असेंबली में, इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं आपसे कि आपके माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे जुबली हिल्स में पहली प्रायोरिटी पे लागू किए जाएंगे। यहाँ की सड़कें जो बदहाल हैं, अलग से बजट ला करके सड़कें बेहतर करवाई जाएंगी। मेरे भाई, लोग आएंगे आपको बताएंगे कि अजहर भाई तो मुरादाबाद गए थे, यहाँ गए थे, यहाँ बर्बाद किया, ये किया, वो किया। मेरे भाई, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये एक चिराग है, ये जो जहां भी जाएगा जलेगा, रोशनी करेगा। आज आप आकर के सिर्फ और सिर्फ बीआरएस को जिताने के चक्कर में चाहते हैं कि मुसलमानों का थोड़ा वोट जो है वो एमआईएम ले ले और अजरुद्दीन हार जाए। तो मैं जानता हूं कि ये जुबली हिल से यहाँ रहने वाले लोग दानिश्वर लोग हैं। ये किसी के झांसे में नहीं आएंगे, केसीआर के 10 साल के झूठ के झांसे में नहीं आएंगे। 10 साल में कुछ नहीं मिला, शादी मुबारक स्कीम नहीं मिली, डबल बेडरूम नहीं मिला, 12% रिजर्वेशन नहीं मिला। जुबली हिल्स वालों, 77,000 एकड़ जमीनें हुआ करती थी आपके तेलंगाना में औकाफ की। 77,000 एकड़, तकरीबन 60,000 एकड़ जमीनें या तो लूट ली गई या बेच दी गई। आज केसीआर से सवाल करो तो जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस है उसमें ताला लगा दिया गया है, आप सवाल भी नहीं पूछ सकते, कागजात भी नहीं देख सकते। मेरे भाई, ये जो कार है ना, ये रात में जा करके या तो नागपुर की चौखट पे रुकती है या नरेंद्र मोदी की चौखट पे रुकती है, हम जानते हैं। अब उस कार से उतरने का वक्त आ चुका है, क्योंकि उसके चारों टायर पंक्चर हो चुके हैं। चारों टायर पंक्चर हो चुके हैं। मैं पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं, चारों तरफ से बस एक ही सदाएं, एक ही नारा सुनाई पड़ रहा है। कौन सा सुनाई पड़ रहा है? वो जो नारा सुनाई पड़ रहा है, मैं तो उसे एक नज्म में बदलता हूं।
कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। उधर तो पीछे लोग बैठे हैं, अभी फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या करना है, मंजा पकड़ के रखना है कि पंजा पकड़ के रखना है, अभी फैसला नहीं कर पा रहे। मैं उनको भी शामिल करता हूं कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। भाई आप ही डालो कोई करना कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। इधर के लोगों को भी शामिल करता हूं कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। जिस जुर्म में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, उनके राज्यसभा एमपी संजय सिंह कई महीने से जेल में हैं, उसी जुर्म में कविता को पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया जाता ईडी के द्वारा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, कभी सोचा आपने कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का बनाओ ना बहाना, माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। आखिरी बात पढ़ता है इस दस का कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, आपकी 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 ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। जुबली वालों, आखिर में बस आपसे इतना कहता हूं कि ये लड़ाई बहुत अहम है और इस बड़ी लड़ाई में आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। आपको लोग डराने आएंगे, मैंने सुना जो अजहर भाई के साथ नौजवान साथी इनके साथ घूम रहे हैं, उनको डराने की कोशिशें की जा रही हैं। मेरे भाई मुनव्वर साहब का एक शेर है कि मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। डरना नहीं है, ये इलेक्शन तक आने वाले 4-5 दिन और डराने वाले हैं, क्योंकि 5 दिन की ही बची है इनकी सरकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। डरना नहीं है, झुकना नहीं है, बिकना नहीं है, बंटना नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि बंटना नहीं है। यहाँ सुबोध हरिद्वार मेरा साथी बैठा है, अहमद साहब बैठे हैं, हामिद मीर साहब आए हुए हैं, मुनव्वर राना साहब की साहबजादी यहाँ पे बैठी हुई है। तमाम ऐसे जिम्मेदार लोग पूरे हिंदुस्तान से अजहरुद्दीन साहब के लिए अपना वक्त, अपना पैसा, अपना समय खर्च करके आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अजहरुद्दीन का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि इतने बड़ी शख्सियत का मतलब क्या होता है। ये जिस दिन असेंबली में पहुंचेंगे मेरे भाई, पूरे सूबे में अजहरुद्दीन साहब जो चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे उस तरह का पोर्टफोलियो लेंगे और उस तरह का काम करेंगे। बाकी लोगों का काम क्या है? थोड़े वोट काट लो, बीआरएस को जिता दो। हम आपके बीच में क्या कहने आए हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ और
हाँ, ये अच्छी बात है। भाईजान ने मुझे 4 मिसरे याद दिलाए, वो जो थोड़े थोड़े मैंने तो शुरू में ही बता दिया, बेचारे फराज भाई शरीफ आदमी है, उनके 2-4 करोड़ बर्बाद करवा दिए जाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं ये मेरे नौजवान साथी जो खड़े हैं, ये बहुत समझदार हैं, ये बहुत अक्लमंद हैं और बड़े जज्बाती हैं। मैं इनके जज्बात की कदर करता हूं और मैं जानता हूं ये यही कहेंगे। ये जो गोपीनाथ साहब हैं, जो सड़कें खा गए, सीवर लाइनें खा गए, डेवलपमेंट के पैसे खा गए, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं दिया और उन्हें लगता है कि बांट करके और खरीद करके वोट ले लेंगे, तो उनसे आपको यही कहना है कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। तैयार रहना चौथे मिसरे में पीछे तक कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार यहाँ रहते हैं, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है, नहीं बिकता है। और साजिश करने वालों, कितनी भी साजिश कर लो, इमरान प्रतापगढ़ी अपने बड़े भाई के लिए दामन फैला के यहाँ खड़ा है और ऐलान ये कह रहा है कि दायरे में सिमट के आएगा। यहां से वहां तक तैयार रहना। जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला, मैं उन्हें भी कसम देता हूं, आपका ये जज्बा अजरुद्दीन साहब को ताकत देगा, हिम्मत देगा, हौसला देगा कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार रहना, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। अजरुद्दीन साहब को दिया गया एक वोट, राहुल गांधी को मिलेगा, रेवंत रेड्डी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा, प्रियंका गांधी को मिलेगा और इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर पर्सनल एहसान होगा आपका। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके मसलों पर मैं उधर देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में लड़ूंगा तो अजरुद्दीन यहाँ असेंबली में लड़ेंगे। दोनों भाई मिल करके जुबली हिल्स के लिए अपनी सरकार से लड़ करके काम करवाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हुए आखिर में आपसे ये कह रहा हूं कि हम सबके आने की लाज रखिए, एकजुट होइए। ये इलेक्शन अकेले अजरुद्दीन साहब नहीं लड़ सकते जब तक ये नई नस्लें इस इलेक्शन को अजरुद्दीन बन के नहीं लड़ेंगी। आज से अजरुद्दीन बन जाइए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे हर जगह समझाइए, उन्हें बताइए कि अजरुद्दीन एक नायाब हीरा है हैदराबाद के लिए और उसे बचा करके उसे सहेज के रखने की जिम्मेदारी जुबली हिल्स वालों की है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके। इंशाल्लाह आप अजरुद्दीन साहब को जिताइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जीतने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए फिर आपके बीच में आऊंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपको ढेर सारी शायरी भी सुनाऊंगा। मेरे नौजवान साथियों, एक बार हाथ उठा के अजहर भाई को एहसास दिलाइए कि आप अजहर भाई के साथ हैं। एक एक हाथ तो बीच में नहीं उठा, वो हाथ नहीं उठना चाहिए। एक एक हाथ अजहर भाई के समर्थन में उठा है। हम सलाम करते हैं आपकी मोहब्बत को। बाय बाय और जोर से नारे लगे पहुंचाइए उनके कान तक। अरे बाय 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 बाय। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। अभी ज्वाइनिंग है, कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। जल्दी आओ बच्चों, तो
वतन की है वो शान, तेलंगाना सुल्तान कांग्रेस की आन, अपने शहर की जान, तेलंगाना सुल्तान कांग्रेस की आन, अपने शहर की स्टेज से करीब बताइए प्लीज, मेहरबानी नौजवानों से गुजारिश की जाती है कि वो स्टेज से करीब ना आए, और दूर से लेकर विश करें। मैं इमरान कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। उधर तो पीछे लोग बैठे हैं, अभी फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या करना है, मंजा पकड़ के रखना है कि पंजा पकड़ के रखना है, अभी फैसला नहीं कर पा रहे। मैं उनको भी शामिल करता हूं कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। भाई आप ही डालो कोई करना कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। इधर के लोगों को भी शामिल करता हूं कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। जिस जुर्म में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, उनके राज्यसभा एमपी संजय सिंह कई महीने से जेल में हैं, उसी जुर्म में कविता को पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया जाता ईडी के द्वारा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, कभी सोचा आपने कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का अब बनाओ